नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी का कानपुर दौरा है और इस कानपुर दौरे के हवाले से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री कुछ दिन बाद कानपुर आने वाले हैं, तभी सभी चीजों का जायजा लेने सीएम योगी वहां पर पहुंचे हैं। अगली बड़ी खबर जिस पर बातचीत करेंगे, निशिकांत के बयान पर खूब बवाल नजर आ रहा है और इस पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। निशिकांत के बयान पर ही अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। इसके बाद बिहार की बात होगी, जहां पर चुनावी जो मंथन है वो शुरू हो चुका है और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है वो वहां पर पहुंचेंगे और सबसे पहले बक्सर जो है वो जाने वाले हैं, तो इसके हवाले से भी तमाम जानकारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बार फिर से सेना का ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से आतंकियों की मूवमेंट, आतंकियों की सक्रियता देखी है, जिसके बाद सेना अलर्ट मोड पर है। इसके बाद बात करेंगे आंधी और तूफान को लेकर, क्योंकि मौसम के बिगड़ते हालात जो है आपको बता दें अब अपना असर 26 राज्यों में दिखाएंगे, जहां पर आंधी और बारिश का अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली आज की बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर एफआईआर का मामला सामने आया है और कुछ नेताओं पर ये एफआईआर लगी हुई है और ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर, मनोज यादव और सपा नेता के बीच जो विवाद है ये बढ़ गया है और बीजेपी नेता विनीत शुक्ला ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। सपा प्रवक्ता मनोज यादव और सपा के जो अज्ञात नेता हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी के नेता विनीत शुक्ला ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता विनीत शुक्ला ने ये एफआईआर को दर्ज करवाया है और साथ ही साथ जान से मारने की धमकी देकर जीवन खतरे में डालने की धाराओं में ये एफआईआर जो है वो लगी है। फिलहाल अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो इंटरव्यू के दौरान विनीत शुक्ला ने टोका टोकी की थी, जिसके बाद ये एफआईआर जो है वो लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी जानकारी है और इस पूरे मामले को लेकर अब फिलहाल मामला गर्म हो रहा है। अखिलेश यादव के इंटरव्यू के दौरान विनीत शुक्ला ने टोका टोकी की थी, जान से मारने की धमकी देकर जीवन को खत्म करने की बात कही थी, ऐसी इस तरह की धमकियां दी थी और उसी के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज मामले की जांच में विभूति खंड पुलिस जो है वो जुट चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल होगी, क्योंकि मामला संज्ञान में लिया गया है। जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो जाहिर सी बात है पुलिस तक ये मामला आधिकारिक तौर पर पहुंच चुका है। अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी और उसके बाद जो भी इसमें आरोपी होंगे या जिस भी प्रकार का पूरा मामला होगा उस पर पुलिस संज्ञान भी लेगी। उमेश मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? शीतल, बिल्कुल है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव और कुछ अज्ञात समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और ये एफआईआर तब हुई जब एक निजी अखबार के लाइव कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव से और विनीत शुक्ला की झड़प हुई थी और उसके दरमियान ही जिस तरह से उसमें देखा गया था कि अखिलेश यादव ने कहा था शीतल की ये भाजपाई है और कहीं ना कहीं जानकारी करके ही कार्यक्रम इनको रखना चाहिए था। कार्यक्रम के संचालनकर्ताओं से उन्होंने कहा था एक निजी अखबार के कार्यक्रम के दौरान। और अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से भाजपा नेता विनीत शुक्ला ने एफआईआर दर्ज कराई है, विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है वो जांच की दिशा को तेज कर दिया गया है। इस तरह से विनीत शुक्ला जो भाजपा नेता हैं उन्होंने जान से मारने की धमकी, जीवन खतरे में डालने की जो धारा होती है वो एफआईआर में दर्ज कराई है। तो अब पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें अखिलेश यादव और जो भाजपा नेता है विनीत शुक्ला के बीच तीखी झड़प हुई थी, लेकिन उस पूरे कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से विनीत शुक्ला को बाहर किया गया था वहां के जो आयोजक थे और जो पुलिसकर्मी थे, उसके बाद अब आप देखिए कि जिस तरह से भाजपा नेता ने एफआईआर लखनऊ के विभूति खंड में दर्ज कराई है, ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि पुलिस की जो जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ाई जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि जो अज्ञात नेता हैं उनके भी नामों का खुलासा होगा। उमेश, अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कोई रिएक्शन दिया है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा होगा?
देखिए बिल्कुल रूपाली, अभी कोई भी ऐसी बयान और प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें देखा गया था कि किस तरह से अखिलेश यादव और भाजपा नेता विनीत शुक्ला के बीच बहस हुई थी, और अब पूरे मामले को लेकर अब जिस तरह से भाजपा नेता ने एफआईआर दर्ज कराई है, ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो अज्ञात नेता हैं, उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। उमेश, पार्टी लेवल पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? पार्टी लेवल पर क्या कोई बयानबाजी हुई है? देखिए अभी शीतल कहीं से भी कोई किसी पार्टी की बड़ी प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन आप थोड़ी देर बाद हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से या भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आए, लेकिन बहरहाल अभी भी किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे वो भाजपा का पार्टी कार्यालय हो या समाजवादी पार्टी कार्यालय हो, ठीक है कहीं उमेश, से भी कोई पार्टी का आधिकारिक बयान इस पूरे मामले को लेकर अभी नहीं आया। ठीक है उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर अब एक बड़ा सवाल फिर से समाजवादी पार्टी पर, जहाँ पर जान से मारने की धमकी दी गई और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, और आपको बता दें ये खबर जो है यूपी के हवाले से ही है, जहाँ पर गोरखपुर सीएम योगी पहुंचेंगे, क्योंकि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहां पर दौरा है। और इससे पहले गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है, और इस बीच गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार जो है वो लगाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के आसपास जिलों से आए सैकड़ों फरियादी, और हर बार जब भी गोरखपुर जाते हैं वहां पर जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं, और खास तौर पर इस समस्याओं को सुनने के लिए योगी आदित्यनाथ हमेशा ही महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। महिलाओं की समस्याएं त्वरित रूप से वहां पर सुनी जाती हैं और उनका निस्तारण के लिए आदेश भी दिया जाता है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यों के चलते, अपने कार्यशैली के चलते, अपने साधारण नेतृत्व के चलते वो हमेशा राज्य में सक्रिय रहते हैं, और खास तौर पर जो अपने क्षेत्र में जब भी जाते हैं तो उनकी समस्याओं को सुनना एक परंपरा उनकी बन गई है जब से वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे। आप खुद तस्वीरों में देखिएगा कैसे वहां पर लंबी लाइनें, लंबी कतारें लगी हैं, महिलाएं वहां पर बैठी हुई हैं, और हर प्रकार से जैसे भी समाधान निकाला जाए, अधिकारियों को निर्देशित किया जाए या किसी भी प्रकार की समस्या हो, उनका समाधान वहां पर करते हैं। इतने बेवकूफ है, हेडलाइन में कानपुर लिख रहे हैं और यहाँ पर गोरखपुर लिख रहे हैं। व्यवस्था बनाई जा रही है। ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, और फिर वहां से हावड़ बंदा के बाद माधोपुर तटबंध को भी 4 लेन के साथ जोड़ते हुए महेसरा को जोड़ने की कार्रवाई होगी। तो महेसरा तक के पूरे उसको बाहर से 4 लेन की एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गोरखपुर को मिल जाएगी, जिससे अगर राजघाट के किसी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट नगर के, आजाद नगर के, रुस्तमपुर के या फिर इस मोहल्लों से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को अगर नेपाल की ओर जाना है तो सिटी के अंदर से होने की बजाय वह तटबंध का सहारा लेकर के सीधे यहीं से महेसरा और महेसरा से सुनौली की तरफ जा सकता है, या सुनौली की तरफ से कोई आ रहा है, नेपाल की ओर से कोई आ रहा है, इस तटबंध का सहारा लेकर के सीधे वह अपने यहां आ सकता है। शेष सिटी को यातायात से बचाया जा सकता है। यह यात्रियों के साथ साथ माल भाड़ा पे भी लागू होता है। आप देखते होंगे माल भाड़ा की मुख्य मंडी साहबगंज यहीं पे है, और यहां पर कपड़े का भी बड़ा व्यापार है। इन दोनों के लिए ट्रक्स रात्रि भर यहां पे खड़े रहते हैं, लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था, दिन में नहीं आ सकते थे। अब एक व्यवस्था होगी कि दिन में भी और रात्रि में भी, जब ये मार्ग बन जाएंगे, लोग आराम से अपने सामान को भी ला सकते हैं, माल को भी यहां तक पहुंचा सकते हैं, और यात्री भी आराम से अपने अपने घरों को बिना किसी जाम में फंसे हुए आ सकते हैं। और इसके लिए भी
आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है। इसको पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण कार्य कर रही है, ब्रिज कारपोरेशन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कर रही है और सिंचाई विभाग भी साथ में सहयोग कर रहा है कि अगर कहीं पे कोई रेगुलेटर है तो बरसात के पहले पहले उस रेगुलेटर को ठीक कर ले, जिससे सिटी के अंदर कहीं भी जल जमाव की समस्या का समाधान न हो पाए, उसका समाधान हो जाए और कोई भी जल जमाव की समस्या सिटी के अंदर न होने पाए। इसके लिए जो ये 3 बड़े कार्य यहां पर दिए जा रहे हैं, इनमें गोरखपुर राजघाट पुल से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये लगभग 4 किलोमीटर से अधिक का 4 लेन बनेगा। 195 करोड़ रुपए की लागत से यह मार्ग बन रहा है। ऐसे ही डोमिनगढ़ से माधोपुर तटबंध होते हुए और ये महेसरा तक जाएगा। यह लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर होगा, 10 किलोमीटर 200 मीटर का यह मार्ग होगा। यह लगभग 380 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। और डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा जिस पर 132 करोड़ रुपए लागू खर्च होंगे, यानी कुल 700 करोड़ से ऊपर का यह कार्य आज इस क्षेत्र की जनता के लिए स्वीकृत किया गया है, जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि समय से कार्यदायी संस्थाएं इन कार्यों को करेगी, गोरखपुर के लोगों को इससे राहत होगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि तात्कालिक रूप से कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी, प्रशासन इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि किसी का भी मकान या कोई मंदिर, कोई धर्मस्थल मार्ग में आ रहा हो, उसको सम्मानजनक ढंग से व्यवस्थित रूप से उसका पुनर्वास करते हुए लोगों को उसका कंपनसेशन भी दे दिया जाए और सम्मानजनक ढंग से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आम जन और व्यापारी की सुरक्षा की, उसके सुविधा की को महत्वपूर्ण रखते हुए, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य स्थानीय प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, ब्रिज कारपोरेशन और सिंचाई विभाग के लोग करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको इस योजना के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप गोरखपुर से इस वक्त सुन रहे थे क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी वहां से किया है और अपने गोरखपुर वासियों को ये सभी परियोजनाएं समर्पित की हैं। इसके साथ साथ जो बार बार हम जिस बात का जिक्र करते हैं, अब जब भी गोरखपुर योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो वहां पर समस्याएं सुनी जाती हैं आम लोगों की, सीधा बिना प्रोटोकॉल के, यानी प्रोटोकॉल को साइड पे रखकर सीएम योगी आदित्यनाथ समस्याओं को सुनते हैं। महिलाओं की समस्याओं को खास तौर पर, चाहे वो प्रशासन स्तर पर हो, किसी विभाग से जुड़ी समस्या हो, पानी, बिजली या फिर कोई पर्सनल मुद्दा हो, उनको भी त्वरित रूप से वहां पर जो है वो निस्तारण करते हैं। तो लगातार तस्वीरें आपके सामने और इससे पहले हमने आपको वहां पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे थे वो भी बताया था और हर बार जब भी वहां पर जाते हैं लगभग हर महीने इस तरह की तस्वीर निकल कर आती है। बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, हर प्रकार के व्यक्ति की समस्या एक एक कर सुनी जाती है और उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। आपने पीनी है? ओके, फयाज अहमद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। फयाज, सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें बता रही हैं कि जब भी वो गोरखपुर जाते हैं तो वहां पर समस्याएं सुनते ही सुनते हैं। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज तीसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह पूजा अर्चन करने के बाद जो है गौशाला गए, जहां पर उन्होंने गायों की सेवा की। इसके बाद हिंदू सेवा में आयोजित जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे
यहाँ पर एक एक फरियादियों के पास सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गए और उनकी समस्याओं को सुना। पूरी आत्मीयता के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी फरियादियों की समस्याओं को सुनने के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने हावड़ बंदे पर 4 लेन के निर्माण का भी निरीक्षण किया है और अधिकारियों को जो भी गोरखपुर में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उसको पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की निगाह और तमाम अधिकारियों को यह निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी कार्य हो रहे वो पूरी तरीके से गुणवत्तापूर्ण हो। फयाज, यहाँ पर जिस तरीके से हर बार गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, इसमें जनता का क्या कुछ कहना है? जो परेशानियां उनके समक्ष रखी गई है और उनका निस्तारण हुआ भी है, क्योंकि कुछ तो होती है जिनका इंस्टेंटली कर दिया जाता है, लेकिन कुछ होती है जो आगे की कार्रवाई चलती है या फिर उन पर थोड़ा समय लगता है। ओवरऑल क्या रिएक्शंस रहते हैं या ओवरऑल रिजल्ट क्या रहता है कंक्लूजन के तौर पर? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का जब भी गोरखपुर दौरा रहा तो हमेशा वो गोरखपुर वासियों को कोई ना कोई बड़ी सौगात देते रहे हैं। अगर बात करें जनता दरबार की तो बड़ी उम्मीद से लोग जो है गोरखनाथ मंदिर यानी सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचते हैं। जो भी समस्याएं होती हैं उसका त्वरित निस्तारण होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अगर कोई समस्या पहुंचती है तो ऐसे में अधिकारी पूरी तरीके से गंभीर होते, क्योंकि इस तरीके से अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ठीक है फयाज, अगर बात करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज अहमद संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ ज्वाइन हुए थे, जिन्होंने गोरखपुर के दौरे को लेकर जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं इसको लेकर पूरी जानकारी भी दी। आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी उस दौरे को लेकर जो कुछ ही दिनों के बाद होना है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा होगा। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे 24 अप्रैल को, जिसको लेकर फिलहाल ऑफिशियली ये तैयारियां हो रही हैं। पार्टी भी तैयारियों में लगी हुई है। जो वहां पर स्थानीय प्रशासन है वो भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहां पर भी रुकेंगे वहां पर किस तरह की तैयारी होगी, कितने लोगों के बैठने का इंतजाम होगा, सुरक्षा कैसे होगी, ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे बहाल किया जाएगा, वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल तैयारियां तेज हो गई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि आज सीएम योगी खुद वहां पर पहुंच रहे हैं और पूरी तमाम तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर वासियों को देंगे, जिसमें पावर प्लांट है, मेट्रो है और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ओवरऑल कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचेंगे। आला अधिकारी तमाम वहां पर तैनात कर दिए जा चुके हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो वहां पर मौजूद है। निर्धारित किया गया है और इस दिन इंतजार सभी लोगों का इंतजार है, जितने भी कानपुर के लोग हैं या साथ साथ प्रदेश के, उनको इंतजार है कि पीएम मोदी कानपुर पहुंचेंगे और उस समय पीएम मोदी क्या क्या जो परियोजनाएं हैं, क्या क्या ऐसी सौगातें हैं जिनका सीधा जनता के सामने रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी एक क्लिक करके उनके सामने रखा जाएगा, ताकि आने वाले समय में कानपुर के साथ साथ पूरा प्रदेश विकास की गति पर, विकास के पथ पर चल पड़े। हर क्षेत्र हो, चाहे वो रेलवे हो, रेलवे में लगातार काम हो रहा है, नई नई ट्रेनें सामने लाई जा रही हैं, मेट्रो से लेकर वंदे भारत तक हमने देखी है जिनका उद्घाटन पिछले कुछ समय से हो रहा है। लेकिन जितना आधुनिक चीज़ें हो रही हैं उतने आधुनिकता के साथ सरकार भी आगे कदम बढ़ा रही है। हर एक क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत, सड़कों के काम या फिर सड़कों का जो नेटवर्क है, सड़कों का जो जाल है, उसे भी बिछाया गया है। तो यही वजह है कि पीएम मोदी जब भी कहीं जाते हैं, किसी भी राज्य के जिले में पहुंचते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई नया घोषणा, नई घोषणा या फिर कोई ना कोई नई बात जो है वो कहीं ना कहीं करके आते हैं। यही वजह है पीएम मोदी को लोग पूरे देश के अंदर पसंद भी करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त आपको बता दें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस चीज़ को लेकर पहुंचने वाले हैं और कई बड़ी सौगातें अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कुछ दिनों से दे रहे हैं। इस बीच कानपुर की बारी है 24 अप्रैल को, जहां पर 4 अलग अलग परियोजनाओं को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर जो है तमाम लोगों को सौंपा जाएगा और प्रोजेक्ट्स जो है वो सौंपे जाएंगे। जिसके बाद कानपुर के हवाले से अगर बात की जाए तो एक बड़ा शहर जो है वो माना जाता है और इस बीच
ये एक बेहद खास है 24 अप्रैल को, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां अभी से हो रही हैं प्रशासनिक स्तर पर? क्या क्या इंतजाम है और क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित हैं? देखिए, इसलिए मैं बता दूं कि कानपुर में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और जो कि कानपुर के सीएसए में विशाल जनसभा का संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर दी है, पहले ही पूरी तरीके से अलर्ट मोड में हर तरीके से निगरानी की जा रही है चप्पे चप्पे पे। और जो आपको बता दें कि कानपुर का नवेली प्लांट हो या पनकी पावर प्लांट हो, वहीं आपको बता दें कि चुन्नीगंज से लेकर और घंटाघर तक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन भी करेंगे। और आज उसी को देखते हुए उसी का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा है। और यहीं पे आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी जो है 11:50 पे कानपुर आएंगे और सबसे पहले नवेली पावर प्लांट का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद कानपुर के पनकी पावर प्लांट का भी निरीक्षण करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद जो है चुन्नीगंज से लेकर कानपुर के नएगंज स्टेशन तक जो है निरीक्षण करेंगे। नएगंज में स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद में जो है रावतपुर तक जो है वहीं से मेट्रो से ही रावतपुर स्टेशन तक जा सकते हैं, जो कि प्रशासन के लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। मैक्सिमम अगर बात की जाए 2000 पुलिस कर्मियों भी लगाए गए हैं मंत्री के सुरक्षा व्यवस्था के लिए। सुनील, वहां पर इस वक्त लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी सौगातें हैं। पावर प्लांट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी वाइज, ऊर्जा को लेकर बात की जाए, उद्योग को लेकर बात की जाए, सरकार काफी काम कर रही है। इस बीच में पावर प्लांट की योजना भी आई। देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए जिस तरीके से लोगों की सौगात के लिए, तो जिस समय सौगात मिलेगी तो जनता का एक अलग ही तो उत्साह देखने को मिला है। वहीं अगर बात करते हैं कि लोगों की सौगात मिलेगी, ऐसे में कानपुर की जो सौगात है ये 19 करोड़ 7 करोड़ का जो सौगात मिलेंगे मंच में, तो कुछ लाभार्थियों की अगर बात की जाए, लाभार्थियों को इसमें लाभ भी मिल सकता है। वहीं अगर बात करें हम कि लाभार्थियों की जिस तरीके से लाभ की बात अगर की जाए तो आम जनता तक पहुंचेगा, तो इसमें भी अलग ही एक देखने को मिलेगा। इसके अलावा सुनील, और क्या कार्यक्रम है? क्या लोगों से संबोधन भी किया जाएगा? क्या अपनी बातें भी प्रधानमंत्री मोदी वहां पर सामने रखेंगे? प्रधानमंत्री का जब 24 अप्रैल को दौरा है और वहीं कानपुर के सीएसए में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो मंच से और चीजों का सौगात भी दे सकते हैं। जिस तरीके से क्योंकि कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में जब पहली बार कानपुर का दौरा है, तो इसमें अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से लोगों को सौगात देंगे। और ऐसे में एक अलग ही खुशियां देखने को मिलती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बेहद खास ये प्रधानमंत्री का 24 अप्रैल को कानपुर दौरा। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि अमृतपाल के एनएसए के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी जो है वो हो गई है और परिवार ने बताया है कि लोकतंत्र से विश्वासघात जो है वो हुआ है। बिना सूचना दिए ही फैसला लेने का आरोप जो है परिवार वालों ने लगाया। बिल्कुल देखिए, वकील अपने जो डॉक्यूमेंट है इस मुद्दे से संबंधित वो भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अमृतपाल के खिलाफ जो एनएसए लगी हुई थी उसके खिलाफ अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में इस वक्त परिवार नजर आ रहा है। परिवार ने बताया है कि लोकतंत्र से विश्वासघात हुआ है और बिना सूचना दिए फैसला लेने का आरोप परिवार की तरफ से लगाया गया है कि बिना सूचना दिए ये कार्य किया गया है, ये फैसला लिया गया है। कोई सूचना परिवार को नहीं दी गई। यही वजह है कि फिलहाल वकील को तैयार किया गया है और वकील अपना जो प्रोसीजर है, अपना जो प्रक्रिया है, जो लीगल प्रक्रिया है, वो अब शुरू हो चुकी है। इधर बिहार की बात करें तो जहां पर क्राइम का ग्राफ जो है वो नहीं थम रहा है, लगातार क्राइम वहां पर सामने आ रहा है और बेतिया के पुलिस थाने में खूनी खेल खेला। बिल्कुल, यहाँ पर बिहार में
फिर से क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी में सिपाही ने साथी सिपाही के गोली जो है वो सीने में मार दी है और ताबड़तोड़ 11 गोलियां मारने की फिलहाल खबर सामने आ रही है, जिसमें हड़कंप जो है वहां पर मच गया और घटना के बाद अधिकारियों के सामने राइफल लहराता हुआ पुलिसकर्मी नजर आया। देखिए, ताबड़तोड़ 11 गोलियां वहां पर मारने से हड़कंप मच गया है, क्योंकि घटना के बाद अधिकारियों के सामने राइफल भी लहराई गई, दिखाया गया कि हमारे पास राइफल है, हमारे पास छोटे छोटे पिस्टल्स हैं या जो भी हैं। तो बेतिया के पुलिस थाने में खूनी खेल खेला गया है। ये देखिए, बिहार का ही मामला है। बिहार एक वक्त ऐसा था जब गुंडा राज वहां पर जंगल राज कहा जाता था, उसके बाद जरूर उस ग्राफ में कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर से बिहार में ये घटनाएं सामने आ रही हैं और ये तमाम जो घटनाएं पिछले कुछ समय से आई हैं ये पुलिस से जुड़ी हैं। कई एक पुलिस वालों की हत्या भी की गई थी, आपने देखा होगा कुछ ही समय पहले जो घटना आई थी, एक सब इंस्पेक्टर को वहां पर उनकी हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर से ये मामला सामने आया है जो पुलिस से ही जुड़ा है। मनीष वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मामला क्या है, क्योंकि ये पुलिस का ही अंदर ही इस तरह की जो घटना है वो सामने आई है, एक दूसरे पर बंदूक से गोली मारी गई है, ये पुलिस पर ही मतलब इस तरह की जो चीजें हैं वो हो रही हैं और बाकी अन्य लोगों की क्या बात होगी फिर बिहार के अंदर? पहले भी वहां पर एक एसआई की हत्या कर दी गई थी कुछ समय पहले। कल बिहार में अभी जो पुलिस की निरंकुशता है ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रही है। बराबर ये स्थिति ऐसी दिखाई देती है, पुलिस के जवान कभी आपस में गोलीबारी करते हैं, कभी एक दूसरे को लेकर छींटाकशी करते हैं और इसी क्रम में अभी ताज़ा मामला जो है बीती रात बेतिया के पुलिस लाइन की घटना है, जहां पर कि दो पुलिसकर्मी, एक सर्वजीत और एक सोनू, जो दोनों इससे पहले जो है वो बेतिया जिले के ही किसी थाने में पोस्टेड थे। कुछ समय पूर्व दोनों ही बेतिया के पुलिस लाइन शिफ्ट हुए थे और कुछ आपसी विवाद चल रहा था दोनों के बीच और इसी विवाद को लेकर सर्वजीत ने अपने इंसास राइफल से, जो सर्विस गन है, उससे सोनू नामक जो सिपाही कर्मी है, पुलिसकर्मी है, उसको गोली मारी। जितनी गोलियां लगी सारी की सारी सर में लगी। तो के अनुसार जो है घटनास्थल पर ही सोनू की मौत हो गई। घटना के बाद जो है पुलिस के अधिकारी डीआईजी जो है हरकिशोर कुमार और एसपी मौके पर पहुंचे, रात में ही देर रात पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मी के जवान से पूछताछ की। अब तक घटना के मुख्य कारणों का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। गौरतलब है कि जो आरोपी सर्वजीत है वो घटना के बाद काफी आक्रोशित दिख रहा था और सर्विस राइफल जो है वो लहराते हुए पुलिस के सामने से जो है छत पर चला गया। काफी समझा बुझाकर स्थानीय साथियों ने उसे कब्जे में किया और फिर वरीय अधिकारियों को सौंपा। यहाँ पर इस वक्त क्या कुछ कार्रवाई की गई है पकड़ने के बाद उस पर, क्योंकि बीच अगर थाने की ऐसी वारदातें आई तो गुंडे बदमाशों से हम क्या उम्मीद करेंगे और पुलिस उनकी रक्षा, जनता की रक्षा के लिए क्या कुछ करेगी, वो क्या उम्मीद करेंगे? रूपाली, मैं आपको बता दूं कि कार्रवाई की जहां तक बात है तो पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है जो आरोपी सर्वजीत है, जो प्रत्यक्ष सभी लोग कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से उसने ही गोली मारी है। तो अब तक तो पूछताछ ही चल रही है, पूछताछ के बाद ही उस पर आरोप कोई तय होगा या उसे जेल भेजा जाएगा, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। पुलिस के द्वारा सर्विस राइफल से और पुलिस लाइन में ही इस तरह की घटना को अंजाम देना, हो सकता था ये बड़ी घटना हो सकती थी। उसी राइफल से अगर वो और कर्मियों पर गोलीबारी कर देते तो ये बड़ी घटना हो सकती थी। ठीक है मनीष, इसलिए पुलिस इस पर फूंक कर सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, जानकारी दी। लेकिन फिल्मी अंदाज में यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, बादल फटने से बड़ा हादसा इस वक्त सामने आया है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। देखिए, जम्मू कश्मीर में ये बादल फटा है और श्रीनगर हाईवे भी इसको लेकर बंद कर दिया गया है। ये खबर है कि जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर की तरफ रास्ता है, रामबन का इलाका, वहां पर लैंडस्लाइड के बाद मलबे में गाड़ियां दबी हुई हैं, फंसी हुई हैं। तस्वीरें भी आपके सामने। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर बता दें कि फिलहाल कई भयानक तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। जम्मू हो, कश्मीर हो, कश्मीर के खास तौर पर अगर इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर इस वक्त नेशनल हाईवे जो है पूरे तरीके से बंद हो चुका है, क्योंकि 3 दिन से लगातार
मौसम जो है खराब रहा है। दूसरी तरफ पीर पंजाल रेंज की अगर बात की जाए किश्तवाड़ की, तो वहां पर भी यही तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से बीते लगातार 3 दिन मौसम खराब रहा, आंधी तूफान और बादल फटने की ये घटनाएं सामने आई। इस बीच ये अभी की तस्वीरें हैं सुबह सवेरे की, जहां पर नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए, ये रामबन की तस्वीर है, जहां देर रात लोगों की गाड़ियां जो है पानी में ढह गई, मलबे में ढह गई। उसके बाद वहां पर बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो बनी हुई थी, और ये मौसम का कहर जो है पूरे तरीके से बादल फटने के कारण जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। ये सभी तस्वीरें रामबन की है, साथ ही साथ किश्तवाड़ की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें काफी बुरी स्थिति इस वक्त सड़कों की है और इलाकों की है। देखिए, मौसम ने इस कदर करवट बदली है कि अब सीधे नुकसान हो रहा है, और तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं। रामबन में जहां पर बादल फटा, बादल फटने के बाद वहां पर पानी का बहाव और भी बढ़ गया, और पानी के बहाव में अचानक वहां पर जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं। लोग पूरी तरह से बेघर उस समय हो गए हैं, क्योंकि लोगों की आवाजाही वहां पर होती है। किश्तवाड़ में भी बादल फटने का एक मामला आया है। फिलहाल नदीम इकबाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। नदीम से पूरी अपडेट लेते हैं, इस वक्त क्या स्थिति वहां पर है, क्या सिचुएशंस है और कितना नुकसान अभी तक हुआ है, क्योंकि 3 लोगों की मौत भी अभी तक बताई जा रही है। नदीम, क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि मौसम ने करवट बदल ली है? बिल्कुल शीतल, देखिए इस वक्त रामबन के अंदर अगर हम बात करें, लगभग सुबह 4 बजे के बाद हालात यहाँ पर बदले हुए नजर आ रहे हैं। मौसम ने करवट बदली, और मौसम के करवट बदलने के साथ आज कहें कि रामबन की ज्योग्राफी भी चेंज हो गई। और यहाँ अगर आप देखेंगे रामबन के अंदर एक तरफ आप देखें कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें ज़ईफुल उम्र मुनीराम है और उनके साथ साथ साकिब और आकिब, जिनकी उम्र 13 और 16 साल बताई जा रही है। लेकिन उसके साथ में अगर हम देखें रामबन कस्बा के अंदर रहमत मस्जिद जो हायर सेकेंडरी के मोहल्ला है, वहां पर भी जो है मलबे की जद में कहीं दुकानें आई, कहीं रिहायशी मकानात आए हैं, कहीं 2 व्हीलर बाइक्स आई है और कहीं गाड़ी आई है। और इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, ये शान पैलेस रामबन के नाम से मशहूर इलाका है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी लॉस किस तरह का हुआ है। हालांकि मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट भी है। ये एक गाड़ी है जो स्कॉर्पियो गाड़ी की, जिसे आप छत कहेंगे, रूफ कहेंगे, और रूफ तक मलबा आया हुआ है। और साथ में अगर ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये होटल उस्मान ओवैस एंड रेस्टोरेंट है, जो रामबन का एक जाना पहचाना होटल है। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे कि किस तरह से लगभग सेकंड, अगर हम इसके ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट के साथ साथ में फर्स्ट फ्लोर की बात करें, दूसरी मंजिल तक पानी पहुंचा हुआ है। और इस सब को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में रोष भी है, गुस्सा भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। हालांकि दफ्तर में बैठे बैठे वो सिचुएशन को अगर मॉनिटर कर भी रहे हैं, लेकिन लोगों में गम व गुस्सा है। हमारे साथ एक मकामी शख्स है। जनाब, क्या कहेंगे आप, किस तरह की वारदात और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रिस्पांस मिला अभी तक, क्योंकि कई घंटे हो चुके हैं? सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो यहाँ आने का, यहाँ साथ में पुली बना रहे थे। चीजें तो हमें दिख रही है कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का लैक है कहीं ना कहीं, जिस वजह से पूरी वारदात देखने को मिली है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक सुबह से जिन लोगों, सर मैं आपको बताऊंगा, एक SHO साहब सुबह से यहाँ देखे, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा नहीं। आप मुझे बताओ कि इतना बड़ा हादसा हुआ हमारे रामबन में, और आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन है। लोगों के घरों में पानी घुसा है, वो लोग इस वक्त क्या कहीं सरकार ने उनको ठहराया है, या फिर वो अभी भी खुले आसमान तले हैं घरों से? दरबे बाहर पूरी रात आप टूरिस्ट देखिए, यहाँ पे आगे पुलिस की चौकी वहां पे थे रात को, और टूरिस्ट बाहर है। यहाँ के लोग दरबे हमने जो गाय, यहाँ के लोग दर बदर, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी बताइए, क्या कहेंगे आप इस पूरी वारदात को लेकर? एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसकी वारदातें, इस तरह की वारदातें रामबन में देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर नजर आती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, ये तो बड़े मतलब बदकिस्मती की बात है कि 8 घंटे हो गए लोगों को सड़क पर, गली में, परेशानी में, लेकिन अभी तक भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का अफसर बाहर नहीं निकला है। बेशक वो अपने दफ्तर में फोन से राब्ता करते होंगे, सिचुएशन एसेस कर रहे होंगे। चलिए, नदीम का यहाँ पर संपर्क जो है वो टूट चुका है, और इस वक्त ये रामबन से लाइव आप देख रहे थे, जहाँ पर गाड़ी की क्या सिचुएशन थी। स्कॉर्पियो की रूफ जो है वो भी मलबे में ढह चुकी है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। लाइव तस्वीरें बता रहे थे कि रामबन के मनाजिर किस तरह के। नदीम हमारे साथ एक बार फिर है। नदीम, यहाँ पर एक सवाल और है, जिस तरीके से रामबन की क्लाउड बर्स्ट की घटना इस वक्त पेश आई है,
रामबन एक ऐसा इलाका है, बनिहाल एक ऐसा इलाका है, जब भी वेदर के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन या एडवाइजरी जारी होती है यहाँ पर अलर्ट कहा जाता है, क्रूशियल अलर्ट कहा जाता है। उसके बावजूद भी अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन का ना आना और पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान ना देना कितनी बड़ी लापरवाही है। भुगतान कैसे लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं रूपाली की, यहाँ पर अगर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि हाईवे की जब वाइडनिंग का काम शुरू हुआ तो इस रोड को छोड़ दिया। हालांकि इस रोड पर ड्रेनेज का सिस्टम बनाया गया, लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोग जो यहाँ के वाकिफ थे, जो पिछले 30-40 साल से यहाँ पे रिहाइश पजीर है, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे किस तरह के हालात जो है पैदा होते हैं और हमें इनसे किस तरह से निपटना है उसके मुताबिक काम किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अथॉरिटीज की हम कहें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से यहाँ पर आज इस तरह के पैदा सूरत हाल है। हालांकि यहाँ से ऊपर भी आप देखेंगे कि बस्तियां है, लेकिन वहां इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सड़क पर आकर ये मलबा बिखरा क्यों? जाहिर सी बात है कि पानी को जब रास्ता नहीं मिलेगा, मलबे को जब रास्ता नहीं मिलेगा, तो फिर वो इसी तरह से बस्तियों के अंदर दाखिल होगा, लोगों को बेघर करेगा और फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपने एसी रूम्स में बैठ के अगर इस सिचुएशन को एसेस तो कर रही है, लेकिन लोग जो मैं आपको बता दूं इस वक्त भी हमारे साथ में है और ये वो लोग हैं जो यहाँ पर अपने रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की, अपने दोस्तों की मदद के लिए यहाँ तो पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर बताऊंगा कि इस तरफ में एक गाड़ी भी है जिस गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है और इस गाड़ी को निकालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के कोई लोग नहीं है, इसमें कोई मशीनरी नहीं है। हालांकि देखेंगे इतना ज्यादा मलबा है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर मशीनरी नहीं पहुंची। अगरचे मशीनरी आई होगी तो वो कहाँ है आपको दिखेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो गाड़ी है वो यहाँ के लोग जो है, यहाँ के नौजवान जो है जिनकी वो गाड़ियां हैं, वो खुद निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नदीम, ये तो बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है। जो तस्वीरें दिख रही हैं ये बहुत वहां पर बड़ा एक नुकसान हुआ है, गाड़ियां पूरी तरीके से दब गई हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई संज्ञान न लेना, ये तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, देखिए शीतल, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गाड़ी है, जो गाड़ी का रूफ है इस पर से मलबा हटाया गया, काफी डेंट्स पड़े हैं इसमें, लेकिन अब ये चीज है कि अभी तक यहाँ पे मशीनें नहीं लाई गई है। और ये देखेंगे अब दुकानें हैं, दुकानों के अंदर पानी है, दुकानों के अंदर जो सामान है वो पूरी तरह से तबाह है और ज्यादा देर तक वो पानी में रहेगा तो जाहिर सी बात है उस पर ज्यादा नुकसान हो सकता है, ज्यादा प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी खामोश क्यों है और अभी तक भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि दो ही एंड्स है जहां से मशीनरी काम करेगी, लेकिन इस एंड पर आप देखेंगे कि मशीनरी है नहीं, वहां पे भी मशीनरी है नहीं। तो अब दोनों एंड्स पर अगर मशीनरी है नहीं तो फिर ये चीज कहे कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो ऐसे में गाड़ियों को एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाना कहां से है? यहाँ के लोग नाराज जरूर है, लेकिन नाराज होने की कहीं न कहीं जो लोगों की वजह है वो जायज है, वो मुनासिब है। और अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में कब आएगी। है जिन्होंने अपने घर के परिवार वालों को खोया है, इस वक्त उनका क्या कुछ कहना है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ मांगे, क्योंकि बेहद दुखद है, 3 लोगों की जान भी गई है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए रूपाली, इस वक्त अगर हम क्लाउड बर्स्ट में जिन लोगों की बात करें जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और जाहिर सी बात है जिन लोगों ने अपने 2 कम सिंह जो लगते जिगर खोए हैं, तो उनका हाल इस वक्त वही जानते हैं जिन्होंने अपने लगते जिगर खोए हैं। उसके साथ साथ एक ज़रीफुल उम्र शख्स भी है, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। लेकिन ये चीजें कि आप देखेंगे कि तमाम की नजरें हाईवे पर रहती है कि हाईवे को हम किस वक्त थ्रू करें और किस वक्त गाड़ियों को चलने की इजाजत मिले। लेकिन रामबन के लोगों को आप देखेंगे कि अल्लाह के रहम व करम पर छोड़ा हुआ है, सिचुएशन को एसेस किया जा रहा है, लेकिन सिचुएशन को मॉनिटर करना बड़ी बात नहीं है। जो लोग इस वक्त घरों से बाहर हैं, जो लोग इस वक्त खुले आसमान तले जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो इस वक्त घरों से बाहर है, तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सोचा? क्योंकि लंच का टाइम होने को है, लेकिन अभी तक उनके लिए लंच का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। तो यहाँ लेकर इस चीज को लेकर हम देख रहे हैं कि रामबन के लोगों में काफी गम व गुस्सा है, काफी रोष है। अब देखना यह होगा कि इंतजामिया हरकत पे किस वक्त आएगी। लेकिन अभी मौसम को लेकर काफी हद तक पहले भी जानकारी मिल जाती है और मौसम को लेकर चेतावनी भी जारी की जाती है। रामबन का तो इतिहास ही ऐसा रहा है जहां पर जब भी बारिश होती है वहां पर इस तरह के हालात, इस तरह की स्थिति बनती है। उसके बाद भी क्योंकि श्रीनगर की तरफ, कश्मीर की तरफ बहुत है, उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही ये दर्शाता है कि रामबन प्रशासन पूरी तरह से नींद में सोया हुआ है। जी जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ के ये लोगों का कहना है, इसमें अगर हम कुछ कहें भी, लेकिन लोग पहले ही कह रहे हैं कि जब कई घंटे हो चुके हैं, 6-7 घंटे का वक्त हुआ है, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अगर लोगों के बीच नहीं पहुंचे हैं तो फिर इसे हम भी कह सकते हैं कि है लोगों का यहाँ ये कहना है कि अगर हमारा नुकसान हुआ है, हमारे नुकसान की भरपाई बाद की बात है, लेकिन उससे पहले हमारा हाल पूछने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे आने चाहिए थे। सिवाय पुलिस के यहाँ पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन लोग फिर भी इंतजार कर रहे हैं, मुंतजिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आए, हमारा हाल पूछे, हमारे नुकसान का तखमीना लगाया जाए और उसके बाद मुआवजा दिया जाए। जी शीतल। नदीम, यहाँ पर यही बात है कि क्या अभी तक कोई दफ्तर में पहुंचा है उनके, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है खुद एक
एक दूसरे की हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वहां पर नहीं पहुंचे, क्या किसी ने ये कोशिश की कि वहां पर ऑफिस में जाके उन्हें रिक्वेस्ट किया जाए? क्योंकि अब लोग तो नाराज रहेंगे और वो साफ तौर पर दिखेगा जब वो ग्राउंड पर आएंगे इस चीज का जायजा लेने, क्योंकि सिचुएशन खराब है, आज भी मौसम खराब रहना है, देर शाम तक क्या हो कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, देखिए रूपाली, मैं आपको एक चीज बता दूं कि नेचुरल डिजास्टर है और यहाँ पर कोई किसी को दावत देने जाएगा नहीं। और दूसरी बात कि आज एतवार का दिन है और एतवार के दिन में आपको दफ्तर खुले मिलेंगे नहीं। और जिन लोगों ने अपने घर गंवाए हैं, जिन लोगों ने इस वक्त मुश्किलों में पड़ गए हैं, जिन लोगों ने अपने घर के लोग गंवाए हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को दावत देने नहीं जाएंगे। ऐसी चीजों से एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से बाखबर है, लेकिन लापरवाही साफ दिख रही है जो लोग अपनी जुबान से बयान कर। बिल्कुल नदीम, ये हालात कल ना बने, इसको लेकर भी प्रशासन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मौसम अभी भी कुछ दिनों के लिए खराब है। बिल्कुल, देखिए शीतल, ये तो तमाम चीजें हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तस्वीरें बयां कर रही है कि हालात किस तरह के हैं। हालांकि यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं ये एक दूसरे की मदद करने के लिए पहुंचे तो जरूर है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें पुलिस तो यहाँ पर तैनात है, जो यहाँ के लोकल जो एनजीओज है, वॉलंटियर्स है, वो तैनात है। लेकिन फिर सवाल ये है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ? क्योंकि तमाम लोगों की नजर रहती है कि जनाब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई असिस्ट किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई इमदाद मिलेगी। लेकिन ये देखें आप कि यहाँ पे जो लोग हैं, जिस शख्स की गाड़ी है, उनके दोस्त वगैरह, उनके कजिन्स वगैरह यहाँ पर खड़े हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम गाड़ी को निकालें। लेकिन अब सिचुएशन इस तरह की, चलिए ठीक है मान लीजिएगा नदीम, बात कीजिएगा कुछ लोगों से, जरा बड़े लोग हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम इन लोगों से बात करेंगे। सर, इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, क्या लगता है आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी सपोर्ट मिल रही है? बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ कर ही नहीं रही है, तो उनको चाहिए कि मौके का जो है मुआवजा करें कि क्या हुआ है, क्या खोया है, क्या पाया है। बहुत नुकसान हुआ, 8-10 गाड़ियां जो है ये इसके नीचे दबी हुई है मलबे के। सर, आप बिजनेस कम्युनिटी से और कहा जा रहा है कि दुकानों के अंदर पानी हुआ है, दुकानदारों को बेरोजगार मुतासिर हो रहा है। दुकानों के अंदर हुआ है, घरों के अंदर हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। ये आप इधर देखिए साथ में, पूरा सामान होटल जो है पूरा पानी के साथ, मलबे के साथ खत्म हो गया है। फर्नीचर उनका जो है बिल्कुल खत्म हो गया है, जीरो हो गया है। और 3-4 साल पहले बनाया था, बेचारों ने लोन चोन लेकर कहीं से ये जो होटल बनाया उस्मान होटल, आज वो जीरो हो गया। चलिए, थैंक यू सर बहुत। तो कुशल, देखिए ये लोग हैं यहाँ के जो खुद कह रहे हैं कि हमें किस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए था और सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है वो मैंने आपको तस्वीर के जरिए से भी बताया है और लोगों के जरिए बात करके भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी, तस्वीरें भी दिखाई और लाइव बातचीत भी वहां पर मौजूद लोगों से की, क्योंकि हालात जो क्या वहां पर बने हैं, जो हमने आपको दिखाए, जहां पर गाड़ियां पूरी तरह से दब चुकी हैं, सड़कें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि वहां पर पर्यटक भी जाते हैं कश्मीर की तरफ। लेकिन उसके बाद भी आज रविवार का दिन है, ऐसे में रविवार के दिन पूरी तरह से प्रशासन छुट्टी मनाने में व्यस्त है। रामबन के इन लोगों की आवाज अभी तक नहीं सुनी जा रही है और ना ही जो एक चेतावनी होती है नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि बारिश हुई है, बारिश के बाद वहां पर बादल फटे हैं, बादल फटने के बाद ऐसी हालात बनी है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी कंसर्न जो डिपार्टमेंट होता है वो नहीं पहुंचा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अब जरा फिर सीधे आपको लिए चलेंगे रियासी, जहां पर इस वक्त रियासी से हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, क्योंकि जम्मू के कई ऐसे जिले हैं, कश्मीर के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त बारिश ने तांडव मचा रखा है। संजीव, रियासी में क्या हालात हैं बारिश से? जी बिल्कुल, अगर रियासी जिले की बात करते हैं तो जिस तरह से लगातार तूफान, अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश हो रही है, उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो अरनास तहसील के अंदर आने वाली डुग्गा पंचायत की अगर बात करें तो वहां पर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो आसमानी बिजली उन लोगों के ऊपर गिरी है, 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक जो घायल है। और कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से मृत्यु हो गई है तो अगर शहनाज बेगम एज 32 ईयर्स, वाइफ ऑफ मुख्तार अहमद जी, इनकी मृत्यु हो गई है। और कहीं कहीं अगर दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो अब्दुल रशीद, लगभग इनकी उम्र होगी जो 55 वर्ष के आसपास इनकी उम्र है। ये भी जो रेजिडेंट्स है इनका लमसोरा के रहने वाले थे। बात की जाए तो डुग्गा पंचायत के अंदर ये एरिया आता है और जहां पर जो आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है? एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की कमियां बहुत निकल कर आ रही है इस वक्त मौसम के हवाले में। अगर बात की जाए, नंबर जारी किए पर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई शख्स वहां पर नहीं पहुंचा है कहीं भी। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन कितने जो नुकसान हो रहे हैं लोगों के, हमने 2-3 दिन पहले भी एक जगह कवरेज करने के लिए गए थे, वहां पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी आला अधिकारी हैं वो नहीं पहुंच पाए थे। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से
कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है और कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान तो हो रहा है, पर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नहीं पहुंच रहा है। तो अगर बात की जाए तो जिस तरह से जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें पहुंची हैं और देखते हैं कि किस तरह से उनको जो मुआवजा है वो मिल सकता है। बिल्कुल, अभी इंतजार ही करना होगा। कितना इंतजार और होगा संजीव इन सब चीजों के लिए, और ये भी बताइएगा क्योंकि अभी भी मौसम खराब है और आगे भी इस तरह के खतरे हो सकते हैं, इसके लिए जिला प्रशासन ने क्या कदम उठाए, कोई गाइडलाइंस जारी की हैं आम लोगों के लिए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, जिला एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो उनकी तरफ से जो नंबर है वो जारी कर दिए गए हैं। जहां पर भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो जो जिला प्रशासन के नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पूरे प्रयास कर रही है। और तूफान की अगर बात की जाए तो लगातार जो चल रहा है, कल भी जो बारिश हुई है और तूफान चला है, और आज भी अगर बात की जाए तो तूफान जो चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, ये जानकारी के लिए। संजीव हमारे साथ बने हुए थे, इससे पहले रामबन से हमारे सहयोगी थे जिन्होंने वहां की तस्वीर भी दिखाई। और रियासी में फिलहाल 2 लोगों की मौत हो गई है, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया। फिलहाल प्रशासन इस तरह से संज्ञान नहीं ले रहा है जैसे लेना चाहिए, क्योंकि नुकसान अभी तक बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसा नुकसान ना हो उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।